हेलो एवरीवन, मैं राजवेंद्र अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 4 ऑर्गेनेल के संदर्भ में। वे हैं राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिन और गोल्गी बॉडी। तो चलिए शुरुआत करते हैं राइबोसोम से। यह राइबोसोम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। साथ में यह सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो चलिए विस्तार से इसके संदर्भ में समझते हैं, देखते हैं इसे। राइबोसोम की खोज पैलाडे महोदय किए थे और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम के संदर्भ में एग्जाम में अनगिनत बार पूछा गया है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, तो राइबोसोम। राइबोसोम के संदर्भ में सर्वाधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चन कुछ हैं तो वो प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम आते हैं कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक है 70S और दूसरे हैं 80S। 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, वहीं 80S प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। यदि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यदि डिफरेंस हो तो वहाँ पे एक पॉइंट ये भी बन जाता है। वैसे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस है, दोनों के बीच में जो अंतर है, इसके संदर्भ में एक अलग से हम वीडियो, एक अलग से क्लास हम डालेंगे। फिलहाल यहाँ पे कि 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और इस राइबोसोम के 2 सब यूनिट हैं, एक 50S और दूसरा 30S। यदि मैथ के हिसाब से हम इसे देखते हैं तो 50S और 30S मिलकर 80 होते हैं, लेकिन यह होता है 70S, यानी मैथ के हिसाब से यह एडिटिव नहीं है। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह एडिटिव नहीं है, योज्य नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर 70S हो जाते हैं। वहीं 80S प्रकार के राइबोसोम का, जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, इसके सब यूनिट को यदि हम देखते हैं तो वो एक है 60S और दूसरा है 40S। यहाँ पे S को सेडिमेंट ऑफ कोएफिशिएंट कहा जाता है। ये सामान्यतः ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जान लीजिए कि S का अर्थ यहाँ पे सेडिमेंट ऑफ कोएफिशिएंट है। अब हम आते हैं कि राइबोसोम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, यानी सेल का स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल कोई है, यदि कौन है तो वो राइबोसोम है। यदि पूछा जाए कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन है तो वो राइबोसोम है। वहीं लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन सेल यदि पूछा जाए तो इन एनिमल न्यूक्लियस है, इन प्लांट सेल वैक्यूल है। अब हम आते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पाए जाते हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जहां नहीं पाए जाते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा अकेले भी मिलते हैं और गुच्छे में भी मिलते हैं। यानी अकेले मिलते हैं मीन्स की साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रूप में हो गए। जहाँ ये गुच्छे में मिलते हैं वहाँ इसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। पॉली मीन्स बहुत, तो जहाँ अधिक की संख्या में एक साथ मिलेंगे, गुच्छे में मिलेंगे, तो वो हो गए पॉलीराइबोसोम। ऐसे कहा जाता है कि पॉलीराइबोसोम में भी जो एक दूसरे से राइबोसोम जुड़े होते हैं तो मैसेंजर आरएनए के थ्रू जुड़े होते हैं। ये थोड़ा नीट वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आते हैं कि ये राइबोसोम कहाँ और मिलते हैं। तो राइबोसोम जो सेल में ऐसे स्वतंत्र रूप से जो मिलते हैं, उसके अलावा 2 ऑर्गेनेल हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो यहाँ जो राइबोसोम मिलते हैं वो 70S प्रकार के मिलते हैं। हम अभी देखें कि 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, तो यहाँ यूकैरियोटिक सेल में तो 80S प्रकार के मिल रहे हैं, लेकिन उसके जो 2 ऑर्गेनेल हैं उसमें जो मिल रहे हैं वो 70S प्रकार के राइबोसोम मिल रहे हैं। हालांकि इतना डीपली पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी दे दिए। राइबोसोम के 2 सब यूनिट हैं, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन। यही 2 मिलकर राइबोसोम का निर्माण करता है। इसमें राइबोसोमल आरएनए का परसेंटेज 60% से 70% होता है, वहीं राइबोसोमल आरएनए का परसेंटेज 30% से 40% के बीच में होता है। इसका निर्माण न्यूक्लियोलस में होता है। यानी राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो केंद्रिका में, यानी उसे अंग्रेजी में न्यूक्लियोलस कहते हैं। राइबोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है, तो एनिमल सेल में जो आरबीसी होता है वहाँ राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए आरबीसी में प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है। और मैसेंजर आरएनए ही राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण का निर्देश देता है। यानी मैसेंजर आरएनए ही
निर्देश देता है राइबोसोम को कि आप प्रोटीन बनाएं, तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया पर। अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। यह माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि सेल के लिए ऊर्जा जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसके उत्पादन के लिए यह मुख्यतः जिम्मेवार है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एल्टमैन महोदय किए थे, वहीं टर्म बेंडा महोदय दिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म प्लूरल फॉर्म है, वहीं सिंगुलर यदि एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो उसे माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। यह जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का जो उत्पादन करता है सेल के लिए, वह उत्पादित ऊर्जा संचित रहती है और वो संचित ऊर्जा एटीपी के रूप में रहती है। इस एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। कई बार परीक्षा में यह भी पूछा गया है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए आवश्यक ऊर्जा जो उत्पादित करता है वो संचित रहता है एटीपी के रूप में, और जो सेल को एनर्जी चाहिए अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए तो वो ऊर्जा एटीपी से ही लेता है, और एटीपी टूटकर एडीपी में बनता है। यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटकर जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है तो इस प्रक्रिया में एनर्जी निकलती है, वही एनर्जी सेल के लिए काम आती है। कभी कभी ये सामान्यतः पूछा नहीं जाता है, लेकिन यदि पूछा जाए तो ग्लूकोज टूटकर या तो कहीं 38 एटीपी भी रहता है लिखा हुआ और कहीं 36 एटीपी भी रहता है। सामान्यतः ऑप्शन में यह एक ही साथ नहीं देगा कि 38 एटीपी या 36 एटीपी, लेकिन यदि कहीं दोनों ऑप्शन दे दिया तो 36 एटीपी पे निशान लगाना ज़्यादा उचित है। ऐसे सामान्यतः नहीं पूछना चाहिए। चूंकि कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये परीक्षाओं में अनगिनत परीक्षाओं में यह पूछा गया है पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, या माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। वहीं चूंकि सारी एनर्जी इसी में रहती तो इसीलिए एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। अब हम इसके स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पर आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह का होता है और इसके यह डबल लेयर स्ट्रक्चर है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डबल लेयर स्ट्रक्चर सेल में 4 हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और प्लास्टिड है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये बाहरी लेयर हो गया, और ये अंदर का लेयर है, और जो अंदर ये कैविटी है इसको माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं। और इसमें जो उंगली नुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं जिसे कि क्रिस्टी कहते हैं, इसका काम है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के सरफेस को बहुत अधिक बढ़ा देता है, ये बढ़ा देता है, क्रिस्टी यही काम करता है। और हम लोग जब रिस्पायरेशन के थ्रू ऑक्सीजन जो लेते हैं, वो ऑक्सीजन जब फाइनली रूप से कोशिका में पहुंचता है तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ही उस ऑक्सीजन का उपयोग करता है, और ऑक्सीजन का उपयोग करके वह ग्लूकोज को एटीपी में बदल देता है। वहाँ पे सर्टेन केमिकल रिएक्शन होते हैं, उस रिएक्शन के फलस्वरूप जो सिंपल मॉलिक्यूल हैं वो टूटकर एटीपी के रूप में बनते हैं। हम लोग पहले भी थोड़ा संक्षेप में देखे थे कि हम लोग जो भोजन करते हैं वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, और डाइजेशन यही है कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर फॉर्म को सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में बदल देना। और वो सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या है, ग्लूकोज है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है उस ग्लूकोज का, और उससे एनर्जी निकलती है। उसमें जल भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, वो हम डिटेल्स थोड़ा रिस्पायरेशन में देख लेंगे। और वहां पर जो साइकिल होती है, जिस केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप एनर्जी निकलती है, उसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं या क्रेब्स चक्र कहते हैं। कई बार परीक्षा में यह भी पूछा गया कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पाया जाता है, सेल के किस ऑर्गेनेल में मिलता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिसका कि अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम होने की वजह से यह कुछ आवश्यक प्रोटीन का भी निर्माण कर लेता है, वहीं अपना डीएनए होने की वजह से यह सेल्फ डिवीजन भी करता है। इसे सेल डिवीजन से बहुत लेना देना नहीं रहता है। और यह जो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यह सिर्फ और सिर्फ मदर के द्वारा ही बेबी में जाता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम आते हैं प्लास्टिड पे, जिसे हिंदी में लवक कहते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, किंतु प्लांट सेल के अलावे यह कुछ प्रोटिस्ट में भी मिलते हैं। यह सेल के अंदर स्टोरेज, कलर और फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी प्लांट सेल में जो स्टोरेज होता है, उसका जो कलर होता है, रंग होता है, और उसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिड है। यानी प्लास्टिड के द्वारा ही ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। यह सेल में सभी जगह बिखरे पड़े होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में प्लास्टिड स्कैटर्ड रूप में रहते हैं, कोई फिक्स्ड इसका जगह नहीं है। हम पहले देख चुके हैं कि सेल में 4 ऑर्गेनेल जो हैं वो डबल लेयर्ड हैं, तो उनमें से एक यह प्लास्टिड भी है, यानी यह डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इस प्लास्टिड के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया की भांति इसका अपना डीएनए, सेल्फ डीएनए, और इसका अपना राइबोसोम है। अपना डीएनए होने की वजह से यह अपना डिवीजन खुद कर लेता है। सेल डिवीजन समय इसका डिवीजन नहीं होता है, बल्कि ये खुद ब खुद अपना डिवीजन कर लेता है। और इसमें जो राइबोसोम होता है, उसकी वजह से अपने लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण यह खुद ब खुद कर लेता है। और इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। वहीं जिस यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन जो राइबोसोम पाया जाता है 80S का, वो अदर ऐसे मतलब जो राइबोसोम मिलते हैं उसमें, किंतु इस ऑर्गेनेल्स के अंदर जो राइबोसोम है वहाँ पे वो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। परीक्षा में कई बार यह भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ऑर्गेनल फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है या स्टोरेज ऑर्गेनल है, तो वो प्लास्टिड है। आप प्लास्टिड पे उसमें मार्क करेंगे, निशान लगाएंगे। यह प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो हम देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जिसे हिंदी में अवर्णी लवक कहते हैं, यह मेनली फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी खाद्य संचय के लिए जिम्मेवार होता है। यह बहुत सी चीज़ों का संचय करता है यह ल्यूकोप्लास्ट, किंतु उसमें से हम 3 स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन के संदर्भ में जान लेते हैं। सामान्यतः परीक्षा में इसी से पूछा जाता है। जो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च का स्टोरेज करता है उसे एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। वहीं जो ल्यूकोप्लास्ट ऑयल का स्टोरेज करता है उसे इलेयोप्लास्ट कहते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन का स्टोरेज करता है उसे एलिरोप्लास्ट कहते हैं। अब हम आते हैं क्रोमोप्लास्ट पे। यह जिसे हिंदी में वर्णी लवक कहते हैं, और यह सेल के अंदर या प्लांट के अंदर यह कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी उसके रंग के लिए यह जिम्मेवार होता है। हम देखते हैं सामान्य रूप में, आप भी देखे होंगे कि टमाटर शुरू में हरे रंग का होता है, और वो जब पक जाता है, हिंदी में सामान्य रूप में जो कहते हैं पक जाता है, तो वह लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे लाल रंग पर फाइनली रूप से आ जाता है। ठीक उसी प्रकार मिर्च जो शुरू में हरे रंग की होती है, वह जब फाइनल रूप से तैयार हो जाती है तो लाल कलर में कन्वर्ट हो जाती है। आम का भी एक उदाहरण ले सकते हैं, वो भी शुरू में हरे रंग का होता है, लेकिन वह जब पक जाता है तो वह पीले रंग का हो जाता है। तो जिस वक्त उसमें हरा रंग है तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, और जब वह पककर लाल हो गया तो वहाँ पे लाइकोपेन आ गया, क्रोमोप्लास्ट का लाइकोपेन आ गया। तो संभव है यदि परीक्षा में पूछा जाए आपसे कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, तो वो लाइकोपेन की वजह से होता है। मिर्च का लाल रंग किस वजह से होता है, तो वो लाइकोपेन की वजह से होता है। वहीं गाजर का रंग कैरोटीन की वजह से होता है, चुकंदर का रंग बीटानिन की वजह से होता है, और जो हम आम देखें वो पककर पीला हो जाता है तो ज़ैंथोफिल की वजह से होता है। ये 4 महत्वपूर्ण के बारे में हम यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। वैसे ये बात और है कि फूल और भी अलग प्रकार के हो सकते हैं या होते हैं। जैसे जो भी फूल पौधे आपको दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, तो वहाँ पे ये क्रोमोप्लास्ट का ही योगदान है। जैसे गुलाब हो या और भी बहुत से फूल होंगे जो कि आपको दिखने में बहुत सुंदर लगते होंगे, तो उन सबों के पीछे ये क्रोमोप्लास्ट का ही योगदान है। अब हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे, जिसे हिंदी में हम हरित लवक कहते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट को फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। परीक्षा में यह पूछा गया है कि फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं या किचन ऑफ प्लांट किसे कहते हैं, तो आप क्लोरोप्लास्ट पे निशान लगाएंगे, आंसर के रूप में क्लोरोप्लास्ट देंगे।
यह क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है, इसीलिए इसे हरित लवक कहा जाता है। और इसमें जो हरे रंग होते हैं वो क्यों होता है, तो क्लोरोफिल नाम का उसमें पिगमेंट पाया जाता है, इसका कलर ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल में एक और एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि मैग्नीशियम है प्रमुख रूप से। तो संभव है परीक्षा में पूछा जाए कि क्लोरोफिल में कौन से एलिमेंट पाए जा रहे हैं, तो आप मैग्नीशियम पे निशान लगा सकते हैं। यह जो फूड बनाता है वह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है, हिंदी में उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि सनलाइट की उपस्थिति में या सनलाइट की एनर्जी जो होती है उससे यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल को यानी वाटर को ग्लूकोज यानी उसकी रासायनिक ऊर्जा, इसे ब्रैकेट में लिखे हैं, रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में बदल देता है या उसका निर्माण करता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जिसे सामान्य रूप में हम लोग जो मानते हैं यह प्रदूषित गैस है, यह बेकार गैस है, लेकिन उस गैस को और पानी को मिलाकर यह ग्लूकोज में बदल दे रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी दे रहा है। ऑक्सीजन जो कि प्राणदायक वायु जिसे हम लोग कहते हैं, और ये जब ग्लूकोज में बदल दे रहा है, यही ग्लूकोज हम लोगों के जीवन का आधार है, जीवन जीने का आधार है। हम यह एक चीज़ डिटेल्स हम तो वैसे इकोसिस्टम में देख लेंगे, लेकिन इतनी जानकारी फिलहाल यहाँ पे कि जितने भी फूड वेव हैं उन सबों की शुरुआत ऑटोट्रॉफ से होती है और उसका इंड हेट्रोट्रॉफ से होता है। आप एक सिंपली ले लीजिए कि जैसे हम लोग मानव हैं, हम लोग जो ओमनीवोरस है एक तरह से, तो हम लोग भी अपने फूड के लिए या तो मांसाहारी भोजन कुछ करते हैं या शाकाहारी करते हैं। यदि शाकाहारी भोजन करते हैं कुछ भी, तो वो फूड कहाँ से आता है, तो प्लांट से आता है। अब प्लांट के लिए वो फूड कौन तैयार करता है, तो यही क्लोरोप्लास्ट तैयार करता है। यदि कोई कार्निवोरस भी एनिमल है, वो भी यदि किसी का शिकार करता है तो संभव है कि वो हर्बीवोरस एनिमल हो या कार्निवोरस एनिमल भी हो। लेकिन यदि वो हर्बीवोरस एनिमल है तो वो भी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर ही डिपेंडेंट है और उस पेड़ पौधे का भोजन यही क्लोरोप्लास्ट तैयार कर रहा है। तो समझिए जीवन के लिए, और हम लोग जितने जो भी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब में रिस्पायरेशन जरूर से जरूर होता है और रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उस ऑक्सीजन का निर्माण भी यही फोटोसिंथेसिस की वजह से हो रहा है। इसीलिए यह कहा जाता है कि यह प्रक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समझिए कि यदि यह नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं गोल्जी बॉडी पे, जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। हिंदी में भी इसे गोल्जी काय कहते हैं या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी महोदय किए थे। कैमिलो गोल्जी महोदय नर्वस सिस्टम पे काम कर रहे थे, न्यूरॉन्स का अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। उसी स्टडी करने के दौरान इस ऑर्गेनेल के बारे में उन्हें पता चला था, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया। यह गोल्जी बॉडी जब इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट्स में पाया जाता है तो वहाँ पर यह वर्टिब्रेट्स के मुकाबले लेस एक्टिव होता है, लेस एडवांस्ड होता है, लेस डेवलप्ड होता है। तो उसे डिक्टियोजोम के नाम से जानते हैं, यानी इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट्स में जो गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं उसे डिक्टियोसोम कहते हैं। ये वर्टिब्रेट्स के मुकाबले लेस डेवलप्ड होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने पदार्थों को पैकिंग कर कोशिका के अंदर और बाहर भेजने का काम करता है, यानी यह पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वहीं हम पहले देख चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, तो वो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण करता है, वो उसका काम करता है। यह सेल का मेन सेक्रेटरी ऑर्गेनेल है, यानी मुख्य स्रावी अंग है। यह जो सेल ऑर्गेनेल है, यह ऑर्गेनेल है, इसका मेन काम सिक्रीशन, जहाँ सिक्रीशन इन नेचर होता है सेल का, वहाँ ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यह प्रोटीन और लिपिड के मॉडिफिकेशन, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका एक और महत्वपूर्ण काम है कि लाइसोसोम का भी यह निर्माण करता है, लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। साथ में सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ये बनाने का काम करता है। यदि कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ टूट फूट हो जाती है तो वहाँ भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण कर उसे रिपेयर करता है। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। इसमें एक सिस्टर्नी टर्म आता है। सिस्टर्नी टर्म क्या है कि ये जो
गोल्जी बॉडी है। ये डिस्क आकार की ये झिल्ली होती है और एक दूसरे के ऊपर लेयर के रूप में रहती है। इस स्टर्नी में दो फेस होते हैं, एक सिस फेस होते हैं और एक ट्रांस फेस होते हैं। सिस फेस क्या करता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले पदार्थों को रिसीव करता है, वहाँ से जो प्रोटीन और लिपिड आते हैं उसको ये रिसीव करता है, और ट्रांस फेस उसको मॉडिफाई कर और पैकिंग कर बाहर भेजता है। तो मॉडिफाई कर पैकिंग कर डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ आवश्यकता अनुसार भेजता है। यह प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में ट्रांसफ़र कर देता है या कन्वर्ट कर देता है, वहीं लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में ये कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आएंगे लाइसोसोम पे।